नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। छोड़ो। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शमशुल हसन बल्ली ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नरेला विधानसभा की बदहाली एवं सड़कों को देखते हुए नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना गया। लगातार पार्टियों में चल रहे परिवारवाद एवं धर्म की राजनीति करने वाले भी आरोप लगाए, जहां मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में से एक भी ईसाई समाज के प्रत्याशी को नहीं चुना गया है, जिस पर शमशुल हसन बल्ली ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। देखिए, मैं चूंकि मेरा घर इसी नरेला में बागपत में बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले मैं जिस तरह से मुस्लिम बस्तियों में, नरेला की मुस्लिम बस्तियों में जिस तरह से शराब, जुआ, सट्टा, ब्राउन शुगर परोसी जा रही है, सबसे चिंतन का विषय वो है कि पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जिस तरह से पूरी नरेला विधानसभा में माइनॉरिटीज़ जहाँ उस जगह गंदगी परोसी जा रही है। सबसे बड़ी प्राथमिकता पहली मेरी उसको रोकने की होगी। दूसरा, बिजली, पानी, सड़क मुद्दा है ये। संपूर्ण मध्य प्रदेश को चमन बनाने की बात करते हैं, हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल बनाने की बात करते हैं। जब पुराने भोपाल की बात होती है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ क्षेत्रों की बात होती है, अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्रों की बात होती है, तो विकास से कोसों दूर रखा जाता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए, बात करें हम भोपाल की, तो जहां कभी किसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर कुछ भी बात आती है तो मध्य प्रदेश में एक ही चीज़ कही जाती है, भाईचारा बरकरार रखा जाए, किसी उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में मुस्लिम धर्म गुरु को मैदान में देखते हैं। बड़े शर्म की बात है, हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा अच्छा सवाल है, वो चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं शेर काजी साहब से, मुफ्ती साहब से, तमाम उलमा इकराम से ये कहना चाहता हूँ कि फतवेबाजी चुनाव में किसी को भी फतवा राजनीतिक दल को ना दें, न राजनीतिक व्यक्ति को कोई फतवा दें। इससे एक माहौल में तब्दीली आती है, खराबी आती है, माहौल ख़राब होता है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और तमाम में नरेला ही नहीं, तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों से कहूँगा मैं, और तमाम वोटर्स से कहूँगा, अच्छा चुने, देखकर चुने। ऐसे लोग ना चुने जो आपको चुनने के बाद जो आपको हाशिए पर डालकर इस्तेमाल करता हो। ऐसे लोगों को वोट देने से बचें, लेकिन वोट्स अवश्य करें। मैं भी नरेला विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मैं तमाम नरेला विधानसभा के मतदाताओं से ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी विधानसभा को, नरेला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाकर दम लूँगा, जहाँ भय मुक्त लोग होंगे, जहाँ अपराध मुक्त होगा, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था होगी, जहाँ 24 घंटे पानी रहेगा, 24 घंटे बिजली रहेगी। निर्माण में हर वार्ड में विकास की गंगा बही जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर घर से एक विधायक पैदा करूँगा, हर घर से एक विधायक निकालेंगे हम लोग। अब मैं अगर जीत कर आता हूँ तो विधायक आप होंगे। अपने हिसाब से काम कराइए, अपने हिसाब से विधानसभा का निर्माण कीजिए, अपने हिसाब से स्कूल्स बनाइए, अपने हिसाब से हॉस्पिटल का, हर विधानसभा में एक हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हर विधानसभा में एक एक प्रत्याशी से ये कहूँगा कि अपने अपने विधानसभा में हॉस्पिटल्स का निर्माण करें। यही हम लोगों की प्राथमिकता होगी। सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त विधानसभा रखना चाहते हैं हम लोग। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ आवाम से कि अच्छा चुने, देखकर चुने, ऐसा चुने, जैसे ऐसा ना चुने जो 15 साल से जिसको चुन कर ला रहे हैं, आज वो 15 साल से विकास से कोसों दूर है। और एक जो अभी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी आए, तो उनका भी आचरण, उनका भी कैरेक्टर देख लीजिएगा। ऐसा चुने जो आपके बीच में रहे, आपका अपना हो। हम तादाद में 1,27,000 हैं, दलित 27,000 हैं, ओबीसी ढेर लगा हुआ है। क्यों ना हम एक अच्छा प्रत्याशी चुने।
अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता हूँ, तो एक मौका मुझे अवश्य दीजिएगा। नरेला विधानसभा से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो क्या मुद्दे लेकर नरेला विधानसभा में उतरेंगे? सबसे पहले तो नरेला विधानसभा के मतदाताओं को, बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, सबको दिल की गहराइयों से एक जो राष्ट्रीय पर्व है, ये चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व होता है जिसको एक साथ मिल के मनाते हैं, उसकी मुबारकबाद। दूसरा, नरेला मेरे जाने का उद्देश्य कि माइनॉरिटी को जिस तरह कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने और भी राजनीतिक दलों ने जिस तरह हाशिए पे डाल रखा है, उसको लेके मन बहुत व्यथित था, विचलित था, परेशान था, क्योंकि 1,27,000 वोटर्स होने के बाद, 27,000 दलित होने के बाद, क्रिश्चियन समाज होने के बाद और भी अदर समाज होने के बाद भी इनको आंख बंद करे बैठा हुआ है प्रशासन। जैन समाज को नज़रअंदाज नरेला में। आज स्थिति ये है कि वहाँ के वोटर्स बागी हो गए। बात करें, आपने माइनॉरिटीज की बात की है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से कोई भी एक पार्टी द्वारा, किसी भी पार्टी द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के किसी भी कैंडिडेट को एक भी चांस नहीं दिया गया। पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि क्रिश्चियन समाज भी अल्पसंख्यक समाज में आता है। क्या मजबूरी रही भारतीय जनता पार्टी की, क्या मजबूरी रही कांग्रेस की, क्या मजबूरी रही और अदर्स दलों की, जिन्होंने हमेशा माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया है। और क्रिश्चियन समाज के साथ तो बहुत घोर अन्याय हुआ है। कम से कम एक आध टिकट देते, यकीनन इस विधानसभा से, मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं से जीत कर ज़रूर आता क्रिश्चियन समाज। क्या यही वजह नहीं मानते कि क्रिश्चियनों की जो आवाज़ है वो संसद तक नहीं पहुंच पाती है, कि उनका प्रतिनिधित्व ना हो पाना? देखिए, प्रतिनिधित्व तो सभी राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे से गायब करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि विकास के नाम पर, वोट के नाम पर और टिकटों के नाम पर जब बात आती है तो हम लोगों को ये शांत कर दिया जाता है कि आपके काम नहीं रुकेंगे, आप वोट करिए, आपके काम नहीं रुकेंगे, आप वोट करते रहिए, क्योंकि वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट सभी को करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, भाजपा और अदर्स दलों ने सभी अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारे कास्ट आते हैं, जिस तरह से हाशिए पे डाल रखा है, उससे मुझे लगता है कि आज हमें उठकर खड़े होकर आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। हम सबको अपने हाथ में हाथ पकड़कर इन विधानसभाओं का सफ़र हमें अपनी मेहनत से तय करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने आज शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें पीसी शर्मा ने महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि प्रभु के गुण भी नहीं गा पा रहे। पीसी शर्मा ने प्याज के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई, प्रभु के गुण भी नहीं गा पा रहे हैं। दाल, प्याज और सिलेंडर भी महंगा हो गया है। वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम तो सारी दुनिया को लाए हैं, वह कहां से लाएंगे बताएं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने कहा कि मनीष पांडे ने नामांकन पत्र वापस लिया है, विंध्य के लोगों का समर्थन हमारे साथ रहेगा। यहाँ से चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं और तो कैसे देखते हैं मतलब इस चुनाव को? ये 4 लड़ रहा हूँ मैं, इसके पहले 3 बार लड़ चुका हूँ। इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को पूरे समय प्रताड़ित किया, इनकी पेंशनें बंद कर दी गई, जो वचन पत्र में कि ओल्ड पेंशन चालू करेगी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में, उनकी नियुक्ति दिनांक से ही उनको प्रमोशन दी जाएंगे। और सबसे बड़ा काम किया है वचन पत्र में जो बात आई है कर्मचारियों के लिए,
बाकी तो है ही कि जो संविदा कर्मचारी है, जो शिक्षक हैं, जिनके सब टेस्ट हो गया, उनको इंटरव्यू हो गया, उनको ऑर्डर नहीं मिला आज तक, और आउटसोर्स, इन सब की बात उसमें कही गई है कि सब का बारे में निराकरण किया जाएगा। लेकिन जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, अनुकंपा नियुक्तियाँ बंद हैं। अनुकंपा नियुक्ति में उसका सरलीकरण किया गया है कि अगर किसी का अडॉप्टेड बेटा या बेटी है तो उसको भी मिलेगी, किसी की बेटी है तो उसको भी मिलेगी, तो उसका भी सरलीकरण किया कि उसको मिलना चाहिए। और रोजगार, 1 लाख रोजगार देने की बात की। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये लड़ाई है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, 50% भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो 50% भ्रष्टाचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो रोजगार के लिए जो सबसे बड़ा वो है वकील, जो 5 साल तक उसको स्टाइपेंड मिलेगी, सेट हो जाए वकीलों को। दूसरा, जो युवा है ग्रेजुएट, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती 2000 से 5000 तक का स्टाइपेंड उसको दिया जाएगा। और नोएडा, जो दिल्ली के पास नोएडा है, उस नोएडा की तर्ज पे एक इंडस्ट्रियल हब, जहाँ आईटी और बाकी उद्योग आएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे आय भी बढ़ सके शासन की। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि 80 में जब कांग्रेस की सरकार इंदिरा जी के नेतृत्व में बनी थी, कमलनाथ जी पहली बार सांसद बने थे, संजय गांधी और कमलनाथ जी ने वो नोएडा का स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा किया था, और उसी तर्ज पर वो मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में रोजगार के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि राम मंदिर से पहले ही कांग्रेस से बाहर निकल रहे हैं। राम मंदिर नहीं, ये चीज़ तय है कि मेरी न केवल 5 साल से, बल्कि सालों साल से, जब मैं पार्षद से लेके बीडीए का अध्यक्ष से लेके विधायक से लेके मंत्री से लेके आज तक, मेरा संपर्क अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार रहा है। और मैंने समझता कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का ऐसा कोई संपर्क इस विधानसभा से रहा, तो ये निश्चित तौर पर ये आम लोग जानते हैं। ये सर सबसे ज्यादा कर्मचारी वर्ग, पुलिस वर्ग का दक्षिण पश्चिम विधानसभा दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य पर कुछ विचार भी करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के वचन पत्र में एक चीज़ बच्चों के लिए की है कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये उनको मिलेंगे, जो मिडिल के हैं उनको 1000 रुपये, और जो हायर सेकेंडरी में 1500। पढ़ो पढ़ाओ योजना ये आएगी, जिससे ये गरीब बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपनी फीस भी जमा कर सकें और किताब भी। मैंने कई जगह बच्चों से पूछा क्या करोगे, बोले किताब खरीदेंगे। तो ये एक भावना उन बच्चों में बैठ रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये पहली बार है कि बच्चों से लेके वृद्ध, उसमें जो वृद्ध पेंशन अभी नहीं मिल रही है 600 रुपये, जो कमलनाथ जी की सरकार ने 300 रुपये से 600 में, उसको 1200 रुपये की करेंगे, ये वचन पत्र में। तो एक बच्चों से लेके वृद्धों तक का पूरा उसमें ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का वचन पत्र पहली बार देखने को मिला। ये घोषणा पत्र नहीं है, वचन पत्र है, जिसमें बिजली की बात भी की गई है कि निःशुल्क 100 यूनिट दी जाएगी, 200 यूनिट हाफ। महिलाओं को जहाँ 1500 मिलेंगे तो बच्चों को भी मिल रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। सिलेंडर 450 का भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन एक भी सिलेंडर अभी तक नहीं मिला लोगों को। लेकिन 500 रुपये में सिलेंडर कमलनाथ जी की सरकार देगी। आपके विधानसभा में काफी जटल चल रहा है, बाहरी वर्सेज स्थानीय निकल रहे हैं। राम मंदिर पर खुलकर बोलेंगे ना कांग्रेस हिंदू है ना मुस्लिम है, तो छलावा है क्या? वो ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना चला दे। अरे राम सारी दुनिया को लाए, तुम कहाँ से ले आए? ये राम सारी दुनिया को लेके आए। और ये इन्होंने कहा था कि सीता मंदिर बनाएंगे। हम लोग इन तैयारी कर ली थी, श्रीलंका में गया था, सीता जी के मंदिर की जगह चिन्हित कर दी थी वहाँ के प्रधानमंत्री से और प्रेसिडेंट से बात करके। इनने सरकार गिरा दी, नहीं तो राम मंदिर वहाँ सीता जी का मंदिर बन जाता। और सीता माता का श्राप या तो रावण को लगा था, उसकी लंका तहस नहस हो गई थी। अब ये शिवराज जी की सरकार को लगेगा और ये तहस नहस होगी। चलिए, जय हिंद। चाय विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर को
वोटिंग का दिन है और पूरी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का लगातार जनसंपर्क चल रहा है। आज के लिए इसलिए आप सबको आमंत्रित किया था और इसलिए लेट हो रही कि मनीष पांडे इन्होंने कल मेरे पक्ष में विड्रॉ कर लिया है और पूरा समर्थन दे दिया है और उनका ये मानना है कि विंध्य के लोगों का पूरा समर्थन मुझे रहेगा। और आपकी जानकारी में है कि हम लोगों ने एक विंध्य भवन अर्जुन नगर में वो भी बनाया, तो पूरे विधानसभा के और पूरे भोपाल के विंध्य के लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मेरे उसमें करेंगे। मनीष पांडे जी कुछ देर में वो आने वाले भी हैं, तो ख़ास तौर से ये उनका जो विड्रॉल किया है उसके ये सब पेपर्स हैं, तो मैंने कहा ये आपको बता दें। दूसरी ओर जिस तरह से स्कूलों के अंदर आज भी भाई जब आचार संहिता चल रही है तो मुख्यमंत्री के फोटो जो कि जिनका मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, उनके फोटो क्यों लगे रहें, ये इसकी आपत्ति है हमारी। इस चीज़ को हमने चुनाव आयोग में भी दिया है कि स्कूल्स जहाँ के अभी चल रहे हैं, स्कूलों को छुट्टी नहीं है, उस समय उनके फोटोज़ जो है चुनाव आयोग को वहाँ से हटाना चाहिए, जो प्रभावित करने का उसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी भाइयों बहनों को जो एक धमकी दी है कि वो चुनाव के बाद उन पर एक्शन लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक धमकाना एक अधिकारियों को, चाहे वो पोलिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या आम कर्मचारी, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और वैसे भी आप धमका सकते हो, लेकिन आपकी सरकार आनी नहीं। कांग्रेस मैं बार बार कहता हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा कांग्रेस सीटें आएंगी और ये सब सर्वे भी बता रहे हैं। इसलिए आप धमकाने और प्रताड़ित करने का काम छोड़िए और अभी भी जिस तरह से कांग्रेस जनों को प्रताड़ित किया जा रहा है उससे बाज आए। और हम आगाह करना चाहते हैं कि कोई भी कांग्रेस का वर्कर इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं। और एक चीज़ जो सामने है, ये प्याज, एक गरीब आदमी एक प्याज फोड़ के रोटी खा लेता था, 100 रुपये किलो हो गया है प्याज। और दाल, चने की दाल भी 100 रुपये हो गई है। एक कहावत हमारे यहाँ कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, ये प्रभु के गुण भी नहीं गान दे रहे हैं भाई। प्याज से और दाल से रोटी खा लेता आदमी, ये दोनों इतने महंगे हो गए कि एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए ये एक मुश्किल का काम हो गया है। अभी भी महंगाई बढ़ा रहे हैं। कमर्शियल जो गैस है उसके रेट बढ़ा दिया अभी 2 दिन पहले। ये कमर्शियल जब रेट बढ़ती है तो चाय के, समोसे के जो छोटी छोटी जो दुकानों पे जो रोज़मर्रा का मिलता है, आदमी पोहे खा लेता है, ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो आज भी बाज नहीं आ रहे हैं ये महंगाई बढ़ाने से। चाहे दाल की बात करें, प्याज की बात करें, या कमर्शियल जो गैस के जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से जिस तरह से आम आदमी परेशान हो रहा है। ये कम से कम जब 10-12 दिन चुनाव के बचे हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार इससे बाज आए कि ये इन सब चीज़ों के जो मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं तो इनका कोई कंट्रोल नहीं। सर, आज सरकार में कल आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल सभा कर रहे थे। मुक्त विदिशा जिले पठारी के समीप ग्राम पंचायत बाहौड़ की गौशाला में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग 2 स्थानों में खुरई एवं कुरवाई की फायर ब्रिगेड भी 5 घंटे में नहीं बुझा पाई आग, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। भूसा और चारा जलकर खाक हो गया। सचिव गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि दोपहर 12 बजे के लगभग गौशाला के चौकीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट से गौशाला के भूसे के गोदाम में एवं बाउंड्री के अंदर रखे
चारे में आग लग गई है। जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। लगभग लगाया 1 घंटे में खुरई एवं कुरवाई से फायर ब्रिगेड पहुंची। तब तक काफी मात्रा में आज आग बढ़ गई थी। वहीं फायर ब्रिगेड के पानी खत्म होने के बाद नागरिकों ने अपने कुआं से मोटर के माध्यम से फायर ब्रिगेड में तब तक पाइपलाइन डालकर पानी उपलब्ध कराया। वहीं जानकारी लगते ही तहसीलदार अभिषेक पांडे घटनास्थल पर पहुंचे एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि संजय चौहान, रोजगार सहायक शैलेंद्र जैन सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आज फिर नगर को आखिरी फायर ब्रिगेड की कमी।